नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जुलाई से नवंबर तक 80 करोड़ लाभार्थियों को 204 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मंजूरी दी। अतिरिक्त खाद्यान्न की पूरी लागत 67,266 करोड़ रुपए केंद्र सरकार वहन करेगी। देश में 29 करोड़ 46 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.56% हुई। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। दूरसंचार विभाग ने अन्य सेवा प्रदाताओं ओएसपी के लिए दिशा निर्देश और सरल किए। G20 शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भारत ने शिक्षा क्षेत्र से असमानता को दूर करने के अपने संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस वर्ष के टॉयकथन के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। रॉयटर्स की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन ने लोगों के बीच अपना भरोसा कायम रखा। साउथहैम्पटन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 139 रन का लक्ष्य दिया और यूरो कप फुटबॉल में आज स्वीडन का सामना पोलैंड से, स्लोवाकिया का स्पेन से, पुर्तगाल का फ्रांस से और जर्मनी का मुकाबला हंगरी से होगा। समाचार संध्या में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर है 011-2397-8046 तथा 1075। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण के लिए जुलाई से नवंबर के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस वर्ष जुलाई से नवंबर के बीच प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 204 लाख मीट्रिक टन अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। इससे 81 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त अनाज मुफ्त में मिलेगा और 67,266 करोड़ रुपए की अनुमानित खाद्य सब्सिडी देनी पड़ेगी। केंद्र सरकार इस योजना के लिए पूरा खर्च वहन करेगी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को कोई योगदान नहीं देना होगा। गेहूं या चावल लेना है, इसका फैसला खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग करेगा। अनाज का अतिरिक्त निःशुल्क आवंटन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले नियमित मासिक अनाज आवंटन से अधिक और अतिरिक्त होगा। देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करने और गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून 2021 को राष्ट्र के नाम संबोधन में इस सहायता की घोषणा की थी। उन्होंने PMJKAY कार्यक्रम का विस्तार दीपावली तक 5 महीने की अवधि के लिए किया था। देश में कल 54,24,000 कोविड टीके लगाए गए। अब तक 29 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 50,848 नए मरीज सामने आए। उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 6,43,194 रह गई है, जो पिछले 82 दिनों में सबसे कम है। कल 68,817 मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,89,94,000 से अधिक हो गई है। लगातार 41वें दिन रोजाना स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मरीजों से ज्यादा है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.56% हो गई है। संक्रमण की साप्ताहिक दर भी लगातार 5% से नीचे बनी हुई है और वर्तमान में ये 3.12% है। दैनिक संक्रमण दर भी 2.67% है। अब तक 39 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है।
केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को कोविड वैक्सीन की अब तक 29 करोड़ 68 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। इनमें केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए गए और राज्यों द्वारा सीधे खरीदे गए टीके शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 39 लाख से ज्यादा डोज अगले 3 दिन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएंगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार देश में निर्मित वैक्सीन का 75% हिस्सा इन्हें मुफ्त उपलब्ध कराएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ये उत्साहवर्धक है कि सोमवार से तीव्र गति से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में वैक्सीन ले चुके हर 5 में से 3 व्यक्ति ग्रामीण इलाके से हैं, जहां देश की सर्वाधिक आबादी बसती है। उन्होंने टीम इंडिया की भावना से एक दूसरे से समन्वय करते हुए कार्य करने के लिए केंद्र और विभिन्न राज्यों की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि टीकाकरण के क्षेत्र में अत्यधिक अच्छा काम करने वाले राज्यों को कार्य करने के अपने तरीके दूसरे राज्यों के साथ साझा करने चाहिए, ताकि वे भी इस दिशा में सर्वाधिक काम कर सकें। उपराष्ट्रपति ने लोगों से आगे आकर टीका लगवाने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि बेघर लोगों को तकनीकी सुविधा उपलब्ध न होने के कारण वे पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं और कोविड का टीका लगवाने से वंचित हो रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ये आरोप आधारहीन और तथ्यहीन है। कोविड टीकाकरण के लिए मोबाइल फोन तथा पते का प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है और कोविन ऐप पर ऑनलाइन पंजीकरण भी अनिवार्य नहीं है। उपभोक्ताओं की आसानी के लिए कोविन ऐप 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की 61,120 अतिरिक्त शीशियों को आज सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थानों को आवंटित कर दिया गया। इस दवा का उपयोग म्यूकोरमाइकोसिस के उपचार में किया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक देश भर में इसकी लगभग 7,90,000 शीशी का आवंटन किया जा चुका है, ताकि म्यूकोरमाइकोसिस के रोगियों के लिए पर्याप्त दवा उपलब्ध रहे। देश में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 40 मरीजों का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ये मरीज महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश से हैं। अब तक 45,000 से ज्यादा नमूनों की सीक्वेंसिंग की गई है। मंत्रालय ने इन राज्यों को सतर्कता बढ़ाने और जन स्वास्थ्य के हित में उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। इन राज्यों से कहा गया है कि वे जांच बढ़ाएं, संपर्कों का तुरंत पता लगाएं और जिन इलाकों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है वहां प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करें। डेल्टा प्लस वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन में K417N म्यूटेशन है। मंत्रालय ने कहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को चुनौती देने में इसकी भूमिका, बीमारी की गंभीरता और इस रोग के तेजी से संचरण की लगातार निगरानी की जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 जुलाई तक बढ़ाने की घोषणा की है। राज्य में अनलॉक 4 में कुछ प्रतिबंधों के साथ राहत दी गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। आपदा प्रबंधन की आज हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुराने सभी दिशा निर्देशों के साथ 1 सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाने का फैसला लिया है। श्री सोरेन ने राज्यवासियों से अपील की है कि वे सरकार द्वारा जारी सभी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करें। सभी सरकारी और निजी कार्यालय इस दौरान शाम 4 बजे तक 50% उपस्थिति के साथ काम करेंगे, जबकि सभी दुकानें, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर और व्यापारिक प्रतिष्ठान शाम 4 बजे तक खुलेंगे। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। देश भर में अनेक स्वयंसेवी संगठन महामारी के दौरान मदद के लिए आगे आए हैं। एक्शन एड भी ऐसा ही एक संगठन है जिसने कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान अनेक लोगों की मदद की है। आकाशवाणी से बातचीत में एक्शन एड के कार्यकारी निदेशक और सामाजिक मानव विज्ञानी संदीप चाचरा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि उनका संगठन टीकाकरण अभियान में भी मदद कर रहा है। एक रिपोर्ट। मई के तीसरे सप्ताह तक एक्शन एड 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 71 हेल्प डेस्क चला रहा था। उन्होंने लोगों की मदद के लिए 17 चिकित्सा प्रतिष्ठान भी स्थापित किए थे। एक्शन एड ने समुदायों को कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में सूचित करने और टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टेम्पो और ऑटो के माध्यम से जागरूकता अभियान शुरू किया। एक्शन एड लोगों के वैक्सीन
गठबंधन का भी हिस्सा है। श्री चाचरा ने बताया कि एक्शन एड अधिक से अधिक लोगों तक टीकाकरण कराने में सरकार की मदद कर रहा है। उन्होंने बताया कि महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए बाल चिकित्सा वार्ड से जुड़े सार्वजनिक अस्पतालों में चाइल्ड केयर सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। एनजीओ हाशिए पर पड़े बच्चों की शिक्षा की दिशा में भी काम कर रहा है, जिन्हें महामारी के कारण स्कूल को छोड़ना पड़ा। Apart from strengthening public health infrastructure, we are also focusing especially on more vulnerable groups such as the children. We are setting up COVID child care facilities in public hospitals within the pediatric or associated with the pediatric wards by upgrading the facilities of the pediatric wards to cater to COVID situations. एनजीओ ने महामारी की पहली लहर में 7.7 मिलियन लोगों की मदद की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से दीक्षा सक्सेना। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत आज हिंदी और अंग्रेजी में एक विशेष फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-15-767 और 011-2331-4444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चाहे हो जिंदगी में भरना उड़ान, अगर आपकी मंजिल हो आसमान, गर्व हो महसूस पहनकर यूनिफॉर्म, तो ज्वाइन करें इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना में भर्तियां 1 जून 2021 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जुलाई से नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 204 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मंजूरी दी। अतिरिक्त खाद्यान्न की पूरी लागत 67,266 करोड़ रुपए केंद्र सरकार वहन करेगी। देश में 29 करोड़ 46 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.56% हुई। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। दूरसंचार विभाग ने अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए दिशा निर्देशों को सरल किया। G20 शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भारत ने शिक्षा क्षेत्र में असमानता को दूर करने के अपने संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस वर्ष के टॉयकैथॉन के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। रॉयटर्स की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन ने लोगों के बीच अपना भरोसा कायम रखा। साउथैम्पटन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 139 रनों का लक्ष्य दिया और यूरो कप फुटबॉल में आज स्वीडन का सामना पोलैंड से, स्लोवाकिया का स्पेन से, पुर्तगाल का फ्रांस से और जर्मनी का मुकाबला हंगरी से होगा। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। द पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक दल बैठक में हिस्सा लेगा। इसमें PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती और गठबंधन के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सहित कई नेता शामिल होंगे। हालांकि गुपकार गठबंधन द्वारा बैठक में अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दे उठाए जाने की संभावना है।
इस बैठक में कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद भाग लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बातचीत के द्वारा प्रत्येक समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि बैठक में अनुच्छेद 370 की बहाली पर भी कोई स्पष्ट प्रस्ताव रखा जाना चाहिए। दूरसंचार विभाग ने अन्य सेवा प्रदाताओं ओएसपीज के लिए दिशा निर्देशों को और सरल बनाया है। ये संस्थाएं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ कहलाती हैं, जो भारत और विदेशों में वॉयस आधारित सेवाएं प्रदान करती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कामकाज में बेहतर समन्वय के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ओएसपीज में अब कोई भेद नहीं रखा गया है। श्री प्रसाद ने बताया कि भारत का बीपीओ उद्योग विश्व के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। उन्होंने कहा कि उदार दिशा निर्देशों के अंतर्गत ओएसपी का इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज ईपीएबीएक्स अब विश्व में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी वॉयस की बीपीओ कंपनियां हिंदुस्तान आए, देश स्थापित करें, लोगों को नौकरी दें। आज जो हम ग्लोबली इसको लिबरलाइज कर रहे हैं इस गाइडलाइन को, ये दुनिया की गाइडलाइन के स्तर की है। डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन कंपनी एंड इंटरनेशनल कंपनी रिमूव, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एज द केस में भी, एंड फ्रॉम द टेलीकॉम रिसोर्स दे कैन सर्व देयर कस्टमर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज की बात थी, वो भी दुनिया में कहीं भी लोकेट हो सकता है। श्री प्रसाद ने कहा कि ओएसपी संस्थाएं दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की ईपीएबीएक्स सेवाएं उपयोग करने के अतिरिक्त भारत में तृतीय पक्ष डेटा सेंटर पर स्वयं का ईपीएबीएक्स स्थापित कर सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीपीओ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2020 में अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए उदारीकृत दिशा निर्देशों को अब और सरल कर दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि इससे कामकाज में आसानी होगी और नियामक में स्पष्टता आएगी। उन्होंने कहा कि इससे नियमों के अनुपालन का बोझ कम होगा और हमारे तकनीकी उद्योग को मदद मिलेगी। भारत ने इटली में वर्चुअल रूप से आयोजित G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में शैक्षिक असमानताएं दूर करने के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की है। बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने शैक्षिक अभाव, असमानताएं और स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने जैसी समस्याएं दूर करने के प्रति देश का संकल्प दोहराया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उपेक्षित वर्गों, विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है, ताकि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। श्री धोत्रे ने कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली ने शिक्षा में बालक बालिकाओं में अंतर और सामाजिक अंतराल दूर करने की दिशा में निरंतर प्रगति की है। शिक्षा मंत्रियों ने बैठक के अंत में एक घोषणा भी जारी की। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भगोड़े और आर्थिक अपराधियों की धरपकड़ के प्रयास तेज किए जाएंगे और उनकी संपत्तियों को जब्त करके बकाया वसूल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शेयर बेचकर पहले ही 1357 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को धोखाधड़ी करके नुकसान पहुंचाने के एवज में विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की 9,371 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति हस्तांतरित, कुर्क और जब्त की गई है। तीनों ने अपनी कंपनियों के माध्यम से धन का गबन करके बैंकों को कुल 22,585 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। प्रवर्तन निदेशालय अब तक 18,170 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क कर चुका है, जिसमें विदेशों में उनकी 969 करोड़ रुपए की संपत्तियां शामिल हैं। कुर्क और जब्त की गई संपत्ति की मात्रा बैंक के कुल नुकसान का 80% से ज्यादा है। तीनों आरोपियों के खिलाफ अभियोग चलाने की शिकायतें दर्ज की गई हैं और ब्रिटेन, एंटीगुआ तथा बारबूडा को प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने यूनिटेक ग्रुप के खिलाफ की जा रही जांच के सिलसिले में 100 से अधिक भूखंड और 81 करोड़ रुपए मूल्य का एक हेलीकॉप्टर जब्त किया है। ये भूखंड मुंबई के सेंटा क्रूज में स्थित है और शिवालिक ग्रुप के स्वामित्व में है। ये हेलीकॉप्टर इस ग्रुप की एक सहयोगी कंपनी की संपत्ति है। जांच से पता चला है कि यूनिटेक ग्रुप ने गैर कानूनी कमाई से संबंधित 574 करोड़ रुपए मूल्य के भूखंड शिवालिक ग्रुप को हस्तांतरित किए।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में मौजूदा बढ़ोतरी पिछली यूपीए सरकार की नीतियों का परिणाम है, जिसने करोड़ों रुपए मूल्य के ऑयल बॉन्ड्स का भुगतान नहीं किया। श्री प्रधान ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में बढ़ोतरी कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि का भी परिणाम है। उन्होंने कहा कि भारत इसके कुल खपत का 80% आयात करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को ऑयल बॉन्ड्स का ब्याज सहित पुनर्भुगतान करना पड़ रहा है, जिससे पेट्रोल की दरें बढ़ जाती हैं। कई अर्थशास्त्रियों ने भी ये मुद्दा उठाया है कि ईंधन के ऊंचे दामों के पीछे ऑयल बॉन्ड्स का बकाया भुगतान है। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक आवासों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 48.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं। आवासन और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि ये आवास केवल 4 दीवारों और एक छत तक ही सीमित नहीं है, इनमें सभी बुनियादी सुविधाएं होंगी। 3 प्रमुख कार्यक्रमों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्मार्ट सिटी मिशन और अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत के 6 साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर श्री मिश्रा ने कहा कि ये योजनाएं लोगों के जीवन को बदल रही हैं। किसी भी देश में इतनी बड़ी हाउसिंग की योजना नहीं। आप सोचिए, जब जेएनयू निवारम का कार्यक्रम था 2004 से 14 के बीच में 10 साल के भीतर उसका एक कंपोनेंट हाउसिंग का भी था और उसमें कुल मिलाकर के लगभग 13.5 लाख मकान सैंक्शन किए गए थे, जैसे पूरे केवल 8 लाख में थे और यहाँ पे 1.12 करोड़ मकान बनाने की चुनौती थी। अब मैं जब वापस घूम के देखता हूँ 6 साल पूरा होने पे हमने 1.12 करोड़ से ज्यादा मकान सैंक्शन कर दिए हैं। इसके विरुद्ध हमने लगभग 83 लाख मकान कंस्ट्रक्शन के लिए चालू करा दिए। पर सैंक्शन करने के बाद भी राज्यों को बहुत सारी प्रोसेस करना पड़ता, तब जाके काम चालू होता है, कंस्ट्रक्शन ग्राउंड होता है और लगभग 48.5 लाख मकान हमने पूरे कर दिए। ये साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड और अन्य मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल टॉय टैकाथॉन 2021 के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। टॉय टैकाथॉन का उद्देश्य भारत में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है, ताकि खिलौना बाजार के बड़े हिस्से में भागीदारी बढ़ाने में मदद मिल सके। इस साल 5 जनवरी को शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग, वस्त्र मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा टॉय टैकाथॉन 2021 की शुरुआत संयुक्त रूप से की गई थी। देशभर से लगभग 1,20,000 प्रतिभागियों ने टॉय टैकाथॉन 2021 के लिए 17,000 से अधिक विचार प्रस्तुत किए हैं। कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण इस ग्रैंड फिनाले में डिजिटल टॉय आइडिया वाली टीमें होंगी। नॉन डिजिटल टॉय कॉन्सेप्ट के लिए एक अलग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की इस साल की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ प्रिंट मीडिया को लोगों ने भरोसेमंद पाया है। इस वर्ष जनवरी और फरवरी में किए गए अध्ययन के बाद रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में टेलीविजन चैनलों की तुलना में पत्र पत्रिकाएं अधिक विश्वसनीय हैं। टेलीविजन के कार्यक्रम सनसनीखेज होने के साथ ही ध्रुवीकरण पर आधारित होते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार 73% लोग खबरों के लिए स्मार्टफोन पर निर्भर करते हैं, जबकि 53% लोग समाचार के लिए व्हाट्सएप और यूट्यूब का सहारा लेते हैं। और अब आर्थिक जगत के समाचारों के साथ हैं विशाल शर्मा।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 283 अंक लुढ़ककर 52,306 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 86 अंक के नुकसान से 14,687 पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 9 पैसे मजबूत होकर $1 के मुकाबले 74 रुपए 28 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर में कमजोरी के कारण रुपए में ये मजबूती देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अगस्त माह के सौदों के लिए सोना 70 रुपए महंगा होकर 47,080 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी में भी 190 रुपए की मजबूती आई। जुलाई अनुबंध के लिए चांदी का भाव 67,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल के दाम $75.60 प्रति बैरल के आसपास बने रहे। साउथहैम्पटन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 139 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने बिना किसी नुकसान के 19 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने दूसरी पारी में 170 रन बनाए। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 41 रन का योगदान दिया। इससे पहले भारत की पहली पारी के 217 रन के जवाब में न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 249 रन बनाए थे। यूरो कप फुटबॉल में आज ग्रुप ई में स्वीडन का सामना पोलैंड से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में स्लोवाकिया और स्पेन आमने सामने होंगे। पोलैंड और स्पेन को इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए हर हाल में जीत की जरूरत है। देर रात ग्रुप एफ में मौजूदा चैंपियन पुर्तगाल की टक्कर फ्रांस से होगी। इसी ग्रुप में जर्मनी का मुकाबला हंगरी से होगा। जर्मनी और पुर्तगाल अगर अपने अपने मैच जीतने में सफल हुए तो उनका अंतिम 16 में पहुंचना तय हो जाएगा। खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक में अब 29 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे महिला मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम की। सफलता का पर्याय, शक्ति का प्रतीक और अद्वितीय प्रतिभा की धनी एमसी मैरीकॉम हैं टोक्यो ओलंपिक में पदक की बड़ी दावेदार। मेरे पास सारे मेडल है, मैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं हुआ? जो मिलना चाहती हूँ अभी तक मिला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की पहली आईबा लेजेंड एमसी मैरीकॉम के करियर की शुरुआत 2001 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ हुई। इसके बाद मैरीकॉम रिंग में ऐसी उतरी कि जीत उनके नाम का पर्याय बन गई। 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018 में उन्होंने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मैरीकॉम के नाम 5 स्वर्ण पदक हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में मैरीकॉम ने कांस्य पदक जीतकर महिला मुक्केबाजी को नई ऊंचाई दी। वुमेन बॉक्सिंग को ओलंपिक में इंक्लूड हुआ फर्स्ट टाइम 2012 वाला लंदन। हायर कैटेगरी में खेल के ब्रॉन्ज मिला, बहुत माइंड रखती हूँ। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में मैरीकॉम ने गोल्डन पंच जड़कर देश को स्वर्णिम सफलता दिलाई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्म विभूषण जैसे सम्मान से सम्मानित मैरीकॉम में अब भी खेल के प्रति गजब का उत्साह और जुनून देखते ही बनता है। इस चैंपियन मुक्केबाज की नजरें अब टोक्यो ओलंपिक पर टिकी हैं, जहां उनका लक्ष्य स्वर्ण पदक जीतकर अनूठी उपलब्धि हासिल करने की है। मेरा इंडिया को प्राउड फील करना चाहती हूँ। ओलंपिक में देश के लिए एक बार गोल्ड देना चाहती हूँ। टोक्यो में पदक की सबसे बड़ी दावेदार एमसी मैरीकॉम भारतीय मुक्केबाजी का एक नया अध्याय लिखने को पूरी तरह तैयार हैं। आनंद श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक दिवस के अवसर पर विभिन्न ओलंपिक आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ियों की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें खेल के क्षेत्र में अन्य एथलीटों को प्रोत्साहन देने में इन खिलाड़ियों के योगदान पर गर्व है। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक कुछ सप्ताह में शुरू होंगे। श्री मोदी ने ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे देश के बेहतरीन खिलाड़ियों के दल को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि वे इस अवसर पर माई गव ऐप पर हो रहे क्विज में हिस्सा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे जगन्नाथ राव जोशी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री जोशी एक अच्छे आयोजक थे और उन्होंने जनसंघ तथा भाजपा को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जुलाई से नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 204 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मंजूरी दी। अतिरिक्त खाद्यान्न पर आने वाली लागत 67,266 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार वहन करेगी। देश में 29 करोड़ 46 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.56% हुई।
फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। दूरसंचार विभाग ने अन्य सेवा प्रदाताओं OSPs के लिए दिशा निर्देश और सरल किए। G20 शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भारत ने शिक्षा क्षेत्र में असमानता को दूर करने के अपने संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री कल इस वर्ष के टॉयकथन के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। रॉयटर्स की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन का लोगों के बीच भरोसा बरकरार। साउथहैम्पटन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 139 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।